अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जिन्नात से मिल सकूं। क्या इस दुनिया में जिन्नात रहते हैं? कैसे होते हैं? क्या वैसे ही बहुत ज़्यादा भयानक और खौफनाक जैसा मैंने सोच रखा था? क्या मैं उनको कभी देख सकूंगा? क्या मैं कभी जिन्नात से मिल सकूंगा? वो मेरे आमने सामने होंगे, मैं उनसे बात कर सकूंगा। बहुत सारी दिल में ऐसी बातें थीं जो उनके साथ बैठ के करना चाहता था, उनसे पूछना चाहता था। जिन्नात से मिलने की ख्वाहिश हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन एक खौफ भी उसके ऊपर सवार होता है कि जिस दिन मेरी जिन से मुलाकात हुई पता नहीं क्या होगा, वो कैसे होंगे, मैं उनको देख भी सकूंगा या मेरा दिल फेल हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी मेरी ज़िंदगी के ऐसे राज जब मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब एपिसोड 500 कंप्लीट हुई तो ये वाली जो स्टोरी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये उस वक्त मैं आपको सुनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मेरी ज़िंदगी की ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसा राज है जिसकी मुझे ख्वाहिश थी कि मुझे इजाज़त मिले और मैं आपके सामने ये राज शेयर कर सकूँ। ये स्टोरी आपको कभी भूलेगी नहीं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस जिन्नात की तिलिस्माती कहानी में। लेकिन पहले मैं अमेरिका के टेक्सास शहर में शुगरलैंड में था, ह्यूस्टन में, और मैंने ट्रैवल करना था यहाँ कैलिफोर्निया में। तो जल्दी पड़ी हुई थी कि मैं जल्दी से कुछ ऑफ कैमरा स्टोरी, जिसको अब हॉरर स्टोरी में कर चुका हूँ, काफ़ी अरसे से आप हॉरर स्टोरी के नाम से जानते हैं, कि एडवांस कुछ प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर लूँ, और ताकि मेरी टिकट थी जहाज़ की और मैंने बाई एयर सफ़र करना था। तो इस गहमा गहमी में जल्दी में मैंने एपिसोड तो रिकॉर्ड कर लिया, आप लोगों ने देख भी दी, लेकिन असल में जो एक सरप्राइज़ देना चाहिए था एक हॉरर स्टोरी का, वो आज 500 एपिसोड मुकम्मल होने की जो खुशी है, उसी खुशी में ये मैं इजाज़त के साथ आज एक बहुत बड़ा राज आप लोगों पे अफ़शा करने जा रहा हूँ। अगेन आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्योंकि ये भी मैं एडवांस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा पाँव में प्रॉब्लम है, मेरे लिए इस वक्त बहुत मुश्किल था। यूरिक एसिड बोलते हैं उसको, गाउट बोलते हैं। पाँव में बहुत ज़्यादा शदीद पेन होती है, और ऐसा ही मेरे साथ हो गया। ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, बड़ा तकलीफ़ में रहा हूँ। अभी तक मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है लाइव जब मैं बैठा हूँ तो उस वक्त आपको मैं बताऊँ पाँव ठीक हो गया है, क्योंकि ये कहानी मैं काफ़ी एडवांस में रिकॉर्ड करता होता हूँ। आप लोग प्यार करते हैं, लव यू सो मच। आप लोगों का मैंने फीडबैक पढ़ा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और अभी तक फीडबैक आ रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एडवांस होती है। तो इंशाल्लाह जो आपका फीडबैक है कमेंट्स की सूरत में स्टोरी के नीचे, वहीं पे ही मैं सबको इंशाल्लाह 1 बाय 1 रिप्लाई करूँगा। और वो जो मैंने एक सिलसिला कहा है कि मैं 5 स्टोरीज़ का करने जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा इसके लिए दिल से माजरत खाऊँ, मेरा पाँव थोड़ा सा ठीक होने दें। आज भी बहुत मुश्किल से उठ के यहाँ तक बैठा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे तकिया रखा हुआ था, मैं लेटा हुआ था। वाइफ मेरी बहुत माशाल्लाह केयर कर रही है, बट फिर भी मेरे लिए मूव करना, वॉशरूम तक जाना बहुत मुश्किल है। मैं 2-3 कदम भी नहीं चल सकता, इतना पाँव में पेन है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से मेरा लास्ट लाइव शो भी मिस हुआ था इस तकलीफ़ की वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे ज़रा हो सकती है आपकी 5 स्टोरीज़ वाला सिलसिला, इसलिए दिल से माजरत कहूँ कि जब तक पाँव ठीक नहीं होता बर्दाश्त कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको 5 ही मिलेंगी। राज प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया तो ख्वाहिश उस वक्त तक कुछ हद तक पूरी हो गई थी, कुछ हद तक नहीं हो रही थी, सिलसिले बहुत कुछ चल रहे थे। मैंने पिछली भी एक कहानी में आपको सुनाया था, बचपन से ख्वाहिश थी, अमलियात की किताबें पढ़ते थे मिलने के लिए, कब्रिस्तान पहुंच के हर वो भूत बंगला जो नज़र आया, जिसको कोई मजाक में भी भूत बंगला कह देता था, तो मैं उसको देखने के लिए पहुंच जाता था। मेरी हसरत होती थी मैं भूत बंगले में जाके भूत को देखूं। ऐसी ख्वाहिशें हर इंसान की होती हैं भूत को देखने की, लेकिन खौफ भी एक साथ होता है। वक्त इसी तरह जब गुजरा, ये उन दिनों की बात है कि मैं उस वक्त सही नहीं बताता, कुछ सही बताऊंगा, भला कहानी जेन्युइन सुनाऊंगा, लेकिन लोकेशनें कुछ आगे पीछे करूंगा, उसके लिए माजरत ख्वाह। मुल्तान में रिहाइश पजीर था, तो वहाँ पे एक हमारे ड्राइवर थे, याकूब साहब, 5 वक्त के नमाजी थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे। मेरा उनके साथ बहुत
वैसे सबके साथ था। उनके साथ एक बहुत प्यार वाला सिलसिला था। वो मुझे अक्सर कहते थे, मज़हर साहब तुसी बंदे बड़े शरारती हो। वो शायद कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में मेरी देख चुके थे, जो राज जो मैंने दूसरों से छुपाए हुए थे वो उन पे अफशा हो गए थे, इसलिए वो शरारत करते थे मेरे साथ कि तुसी शरारतियों से मुराद ये है कि आप अमलियात में घुसे हुए हो और आप जिन्नात के साथ पंगे करते हो। ऐसे वक्त गुजरता रहा। ये वो दौर था मेरा जब मैं साथ साथ रूहानियत भी सीख रहा था। उस स्टोरी में मैंने आपको बताया, आगे भी बहुत सारी बातें बताने वाली है जो आपको बताऊंगा, कि मुझे बहुत शौक था, जुनून था, कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा, हर उस जगह पे गया जहाँ पे शौक था कि इसको अमलियात आती हैं, ये एक पहुंची हुई हस्ती हैं, नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, इनसे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, हर उस जगह पे टकरे मारी, कहीं से कुछ भी ना मिला। और जब वक्त आता है तो कैसे अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने अपने आप को पोशीदा रखा होता है वो खुद से आके आपके सर पे हाथ रखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, उससे पहले आपको इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। मैं भी काफ़ी इम्तिहानों से गुजरा। कौन से इम्तिहान, ये भी आगे आपको सुनाऊंगा। राज प्रोग्राम की मुझे इजाज़त मिल चुकी थी, जिसकी मुझे ख्वाहिश थी कि अपने उस्ताद मोहतरम से मैं उसकी इजाज़त लूँ और राज प्रोग्राम करने के लिए जाऊँ। तो वो इजाज़त मिल चुकी थी। मुल्तान के अंदर राज प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया। ये मेरा आइडिया था, मैं इसको करना चाहता था। कुछ साथियों को और भी मैंने साथ रखा। बाद में उन्होंने मेरे ऊपर बातें की। ज़र्फ की बात होती है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता होता। कोई ये कहना नहीं मेरे साथ तो ज़बरदस्ती होगी, नहीं, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कर सकता। पब्लिसिटी के लिए, शोहरत के लिए हर कोई करता होता है, और बाद में जब पीछे रह जाते हैं तो दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। देखिए, मैं राज प्रोग्राम नहीं कर रहा, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत आगे चले गए। मैं उनको कहता हूँ वेल डन, इंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं। ये नहीं कह रहा बुरा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं। जिनात घोस्ट हंटिंग बहुत पीछे रह गई है। जिन बना के दिखाते हैं, हाय हाय अल्लाह मुट लूट के मर गए, बर्बाद हो गए, लोग पसंद करें, वेरी गुड, लोगों की चॉइस है, लोग उसको पसंद करें, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ घोस्ट हंटिंग नहीं है। घोस्ट हंटिंग का तो खौफ ही और होता है। खैर, कहीं और चले गए। अब हम लोकेशंस देखते और वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग करते, उसको एडिट करते। हर प्रोग्राम के ऊपर बहुत मेहनत हो रही थी। हमारी NLE के अंदर जो बच्चे थे, अजान जावा स्पेशली इसको एडिट करता था, राज प्रोग्राम को। उसको मैं कहता था अजान मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, रात सारी, हम रात की शिफ्ट में ज़्यादा काम करते थे, एक भी साइन मिस नहीं होना चाहिए। तो वो कहता था बॉस ये तो बहुत लंबी टेपें हैं आपकी, 4-4 घंटे की रिकॉर्डिंग है। मैं कहता था मैं तेरे साथ बैठा हूँ, चला। तो हम उसको चला देते थे, देखते रहते थे। मतलब आंख नहीं झपकनी, आंख झपकी शायद कोई निशान निकल गया, रुको 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 रुको, यहाँ पे मुझे कुछ महसूस हुआ है। वहाँ पे देखा, स्लो किया, हाँ ये देखो ये रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरह होता था। तो उस पर बहुत एडिटिंग पे मेहनत होती थी। हफ्ते में 2 एपिसोड्स देना नामुमकिन है। टीम बैठी हो पीछे, बहुत बड़ी प्रोफेशनल। ये तो बच्चे कल के खुद ही उठ के खुद कर रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम हम कर रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था। वहीं पे एक किरदार जिसका नाम मैं क्या रख दूं, यासिर कर देता हूं, मिलता जुलता नाम है यासिर। यासिर के साथ बड़ी गपशप हो गई और वो मेरे ऑफिस तो रोही टीवी में नहीं आता था, लेकिन उसके साथ मिलना जुलना हो गया, ऐसे ताल्लुक सा हो गया। अक्सर हम बाहर मिलते थे, खाना शाना खाते थे इकट्ठे, गपशप करते थे। मुल्तान में कहीं इधर उधर घूमना होता था तो यासिर भी अक्सर हमारे साथ होता था। बहुत तेज सा था, शार्प सा लड़का था। मैं उससे बहुत कम मिलता था, लेकिन वो खुद ही कहीं ना कहीं पकड़ लेता था। और बस बात वही है कि हम जैसे लोग जो ज़्यादा कोई प्यार दे दे तो इनकार नहीं कर सकते, जबकि पता भी होता है ये मीठी छुरी है, काट देगा आपको। फिर भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, मैं उसको रिस्पेक्ट देता। उन्हीं दिनों एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि मुझे एक ऐसी सूरत का चिल्ला करने की इजाज़त मिल गई जो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इस सूरत का मैं चिल्ला करूं। वो बहुत खौफनाक चिल्ला होता है। अब इस तरह के जो चिल्ले होते हैं, उसके लिए एक बात याद रखिए कि 21 रातें या 41 रातें बैठ के आपने जब चिल्ला करना है तो उसके लिए एक रात भी मिस नहीं कर सकते। मेरा प्रॉब्लम यह था, मैंने राज प्रोग्राम उसमें करना था, तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को सबसे पहले यही खदशा जाहिर किया कि
कि बिला मैं कैसे ये मुकम्मल करूँगा, मैंने तो राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे जाना है और यहाँ पे तो छुट्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो क्या होगा। वो मुस्कुराए और बोले, जब मैंने तुम्हें कहा है तो मेरे जहन में ये बातें पहले से हैं, तुम क्यों परेशान होते हो। तुम काम से काम रखो, जो तुम्हें मैं कहता जाऊं तुमने वो करते जाना है, तुमने टेंशन नहीं लेनी। ये बात मुझे बहुत हौसला देती थी। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। एक घर था जिसका अक्सर कहानियों में मैं जिक्र कर चुका हूँ, मैंने अलग से लिया हुआ था। उसके 3 बेडरूम थे। एक मैंने जिनात के लिए छोड़ा हुआ था, उससे आगे वाला मतलब पहला बेडरूम जिनात का था, हर वक्त बंद रहता था। दूसरा कोई भी आके रहता था, लड़के लड़कियों के पास चाबी थी, जो दोस्त थे वो रहते थे। तीसरा मेरा बेडरूम था। आज भी मुझे याद है, ग्रीन कलर का उसका बेड था, सिंगार मेज ग्रीन कलर की थी, और वो मेरा अकेला रूम था, वो बंद रहता था। वहाँ पे किसी को परमिशन नहीं थी, कोई आके रहना चाहे तो चाबियाँ मैंने दी हुई थी। वो दरमियान वाले रूम में एसी वेसी लगा हुआ था, एसी चला के सो जाते थे। अक्सर आर्टिस्ट भी आ जाते थे, मेल या फीमेल, नहीं जा सके कहीं तो कहते थे यार वो हमें चाबी दे दो, हमने रहना है। तो मैं कहता ठीक है यार, जाके रह लो। अब जब मेरे इस तरह के मामलात होते थे तो फिर मैं बंद कर देता था घर को कि अब किसी को इजाज़त नहीं है, क्योंकि अब साथ वाले कमरे में कोई लड़की या लड़का जाग रहा है, गाने सुन रहा है, बात कर रहा है फ़ोन पे, कुछ कर रहा है, मेरे लिए डिस्टर्बेंस है। जब इस तरह की चीज़ें करता था तो फिर मैं टोटल घर को लॉक कर देता था, किसी को आने की इजाज़त नहीं है। तो अब चाबियाँ तो कुछ लोगों के पास थी, तो मैंने सबको मैसेज कर दिया, रब्ता कर दिया कि यार मेरी फैमिली आ रही है कुछ दिनों के लिए, कोई भी नहीं आएगा। इस तरह का मैं सिलसिला कर दिया। जो चाबी मांगता भी था उनको मैं कहता था यार फैमिली है। अब उसी कमरे में जहां मैं पहले भी इस तरह के काम कर चुका था, वहां पे मेरा एक मुसल्ला था, सफ़ेद कलर का स्पेशल बनाया हुआ मुसल्ला। एक आम सा होता है, मोटा सा, उसके ऊपर वो मैं कपड़े का सफ़ेद मुसल्ला बिछाता था, उसके ऊपर कुछ मोटी मार्कर से, ब्लैक मार्कर से बना हुआ था। और वो एक खौफनाक चिल्ला था जो मैं करने जा रहा था, जिसकी मुझे ख्वाहिश भी थी लेकिन डर भी था। और चांद की तारीखें, साथ और ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो देख के मुझे हुक्म मिला कि शुरू कर दो। और मैं उस अपने सफ़ेद मुसल्ले पे बैठ गया। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं अकेला बैठा उस रूम के अंदर और मैंने वो शुरू कर दिया। इससे पहले भी मैं कर चुका था, ये पहली दफ़ा नहीं था, लेकिन वो ऐसा खौफनाक मंजर था मेरी आंखों में कि मैं उसका करने जा रहा हूँ, सूरत के चिल्लाए करने जा रहा हूँ जो बहुत ही खौफनाक है, जिस पे जान जा सकती है, जिसमें बहुत कुछ होता है। खैर मैंने शुरू कर दिया। कुछ रातें मेरी बिल्कुल नॉर्मल गुजरी, वो जो कुछ होता है नॉर्मल सा वो हुआ। लेकिन एक रात ऐसी हुई कि मैंने अपना वजीफ़े के लिए बैठा, वजीफ़ा मैंने अपना मुकम्मल किया, और मुकम्मल करने के बाद जब वजीफ़ा मेरा मुकम्मल हो गया तो मैंने अपना दायरा कड़ा वापस ओपन किया। बैठते हुए मुसल्ले पे पहले वज़ू करना होता है, वज़ू करके आपको दायरा कड़ा लगाना होता है। दायरा कड़ा क्योंकि पक्का फ़र्श था, कच्ची ज़मीन नहीं थी, तो मेरे पास एक छुरी होती थी दायरे कड़े के लिए, जिसका लकड़ी का पकड़ने वाला होता है और आगे पीतल या उसके लोहे का होना चाहिए आगे वाला हिस्सा छुरी का, ये ख़ास शर्त होती है। तो वो मैं इस तरह लाइन लगा के जहाँ से लाइन शुरू की होती थी वहाँ में ज़रा मैं निशान डाल देता था, वहीं पे छुरी को ऐसे मैं रख देता था जैसे ये जब हो दी है। वो मेरा दायरा कड़ा मैं साथ साथ पढ़ता था। मैंने दायरा कड़ा किया और पूरा जो मैंने पढ़ लिया उसी तरह वापस दायरा कड़ा खोला और थक चुका था मैं, सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैं नींद की आगोश में गया तो मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक वीरान जगह पे हूँ जहाँ आबादी है लेकिन बहुत कम है। और मैंने ख्वाब देखा कि मेरे साथ यासिर मौजूद है और मुझे कह रहा है कि यार आपको कहीं लेके जाना है। मेरे अंकल हैं, वो बड़े आपके फ़ैन भी हैं, लेकिन उनके पास बड़ी लोकेशनें हैं राज के लिए, बहुत ज़्यादा लोकेशनें हैं, तो आपको उनसे मिलवाना है, आप चलें। मैं कह रहा हूँ यार कब जाना? कह रहा है अभी चलते हैं, मेरे पास गाड़ियाँ निकलते हैं। मैं कहता हूँ यार मैं तो अभी तैयार नहीं हूँ। और वो कह रहा है सर जी क्या हो गया, तैयारी की क्या ज़रूरत है, आपको लोकेशनें चाहिए, बंदा मिलेंगे कमाल बंदा, आपका जिस तरह का मूड है, मिजाज है जिनात वाला, इसी तरह का बंदा, आपको मज़ा आ जाएगा। इस तरह की उसने बातें की जिनात और ये वो, कि मेरा दिल खुश हो गया। मैं कहा चल यार। ड्राइविंग सीट पर बैठा, मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया और गाड़ी चला दी। गाड़ी कुछ ही दूर चली थी कि मुझे एहसास हुआ गाड़ी में कोई पीछे बैठा। मैंने मुड़ के देखा तो अरसलान बैठा है। अरसलान उस वक्त मेरा कज़न है, आप उसको ऑफ कैमरा राज प्रोग्राम में मेरे साथ देख चुके हैं, अब्दुल मनान को और अरसलान आशिर को। अरसलान उस वक्त तक मुल्तान मेरे साथ नहीं होता था, लेकिन प्यार है उसके साथ मेरा,
प्यारा कज़न है और मेरी बहुत ज़्यादा बनती है कज़नों में से, बाकियों से भी बनती है, सबसे बहुत अच्छी बनती है मुजम्मिल से, सबसे नाम क्या लूँ, किसी का मिस कर जाऊँगा, उससे बहुत ज़्यादा बनती है। मेरे कोई बहुत सारे काम होते हैं मैं अरसलान और मनान से कहता हूँ। मैंने देखा पीछे अरसलान बैठा हुआ है, मैं उसको मुड़ के देखा, मैंने कहा अरसलान तुम कब आए? तो मुझे सराकी में उससे बात कर रहा हूँ, मुझे कह रहा है भाईजान बस मैं पहुँचा ही था कि घर के बाहर पहुँचा हूँ तो ये भाई मिल गए, इन्होंने कहा जो मैं भी मदर साहब की तरफ जा रहा हूँ, घर पे नहीं है, तुम्हें लेके चलता हूँ। तो ये मुझे लेके आ गया आपके पास। तो मैंने कहा सामान कहाँ है? कह रहा पीछे रखा हुआ है गाड़ी की। मैं कहा अच्छा ठीक है, इकट्ठे घर चलते हैं, ये ज़रा एक जगह से मिल लें उसके बाद चलते हैं। ठीक है, गाड़ी चलती रही। ये मुझे पता लग गया अरसलान मिलने के लिए आया हुआ और ये उसको साथ लेके आ गया। हम चलते चलते एक ऐसी आबादी की तरफ गए जहाँ एक साइड पे ऐसे चढ़ाई सी थी, झाड़ियाँ उगी हुई थी और उस चढ़ाई के ऊपर हम थोड़ा सा जब चढ़ गए तो वहाँ पे 2-3 घर बने हुए थे, लेकिन जिस घर के सामने उस जाने जाके गाड़ी को रोका है वो अंधेरे में डूबे हुए 3 घर थे मेरे ख्याल में, और जिस घर के सामने उसने गाड़ी को रोका है उसके अंदर थोड़ी सी रोशनी थी। गाड़ी के हमने दरवाजे खोले, यासिर वो लड़का जो ड्राइव कर रहा था नीचे उतरा, मैं नीचे उतरा, अरसलान पीछे बैठा हुआ था, वो भी आके साइड पे। अब जैसे ही मैं नीचे उतरा उस घर का गेट आज भी मुझे अच्छी तरीके याद है, 2 गेट थे लोहे के, जिस तरह 2 गेट होते हैं उनको खोला जाता है, लेकिन ये गेट इस तरह के थे कि लकड़ी का फ्रेम बना हुआ था दोनों का, यानी 2 उसके वो थे, एक सिंगल डोर नहीं था, 2 डोर थे, लोहे का बड़ा सा जो गाड़ी के लिए ओपन किया जाता है, यानी इतना बड़ा था कि उसके अंदर बैक वक्त उस दरवाजे से 2 गाड़ियां गुजर सकती थी, इतना खुला था वो गेट। लकड़ी का उसका मोटा सा फ्रेम था और उसके ऊपर चादर लगी हुई थी लोहे की। लोहे की एक चादर होती है जो बड़े बड़े गेट्स के लिए अमूमन हमें नजर आती है, ऐसी नहीं, एक बारीक सी चादर होती है। उसको मैं कैसे समझाऊं, जैसे ट्रंक होते थे पहले दौर में, कुछ लोग समझते होंगे, आजकल तो अटैची केस हैं और ट्रॉली बैग हैं, पहले ट्रंक होते थे, जस्त के बने होते थे या स्टील के, किस तरह के बने होते थे, इस तरह का वो मटेरियल था। जैसे घी का बड़ा सा कोई बॉक्स लेते हैं, कनस्तर बोलते हैं उसको, उसका जो मटेरियल होता है उससे थोड़ा सा मोटा, इस तरह का मटेरियल था वो आज भी। और वो ना ब्लैक था, उसको येलो से मिलता जुलता कलर कहना चाहिए, येलो नहीं, ऑरेंज से भी मिलता जुलता उसका कलर था, ऑरेंज से भी मिलता, ऑरेंज नहीं था लेकिन ऑरेंज से मिलता जुलता, मुझे आज भी याद है। वो दोनों गेट थे, मैंने उस गेट को देखा, ऊंचा नहीं था, बहुत नीचा था, इतना था कि गेट के बाहर खड़े होकर आप अंदर देख सकते थे। मैंने कहा यार ये कैसा है, मैं तो समझा था इसके पापा कोई खाते पीते कोई वेल सेटल बंदे होंगे, ये तो ऐसे लग रहा है। और जैसे मैंने ऐसे झांका तो साथ ही उसने दरवाजे पे हाथ मारा, ठक 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 ठक। जैसे ही दरवाजे पे हाथ मारा तो वो जो मकान था वो डबल स्टोरी था, ऊपर वाली छत पे टेरेस नहीं था, टेरेस की तरह एक छोटी सी जगह थी, वहां पे एक बंदा आया और उसने कहा हाँ, ऐसे हाथ हिलाया। तो यासिर बोला यार हम आगे हैं। तो वो कह रहा है ओके ओके बस मैं आता हूं नीचे। मुझे कह रहे हैं ले जी आ रहे हैं, आपकी आज कमाल बंदे से मुलाकात करवाता हूं। मैं परेशान कि यार ये घर कैसा है। और जैसे ही वो गेट खोला गया तो मैं अरसलान को बुलाने लगा कि अरसलान को बुलाऊं। मैंने देखा अरसलान अंदर चला गया है, लेकिन गेट से तो मैं दाखिल हुआ था। और मैं जैसे ही दाखिल हुआ तो उस घर का नक्शा आज भी मेरी आंखों को याद है, मैं आंखें बंद कर मुझे याद आएगा। वो गेट जैसे ही खुला था, लेफ्ट साइड पे भी एक छोटा सा रूम बना हुआ था, उधर ऐसे झाड़ियां सी थी, लेफ्ट के साथ वो रूम के साथ झाड़ियां सी थी, आगे 2 कमरे बने हुए थे, उसके आगे मैले कुचेले से ग्रीन कलर के, उसको क्या बोलते हैं, काना तो सराइकी में बोलते हैं, वो एक गोल गोल सा होता है, वाइट सा, उसकी चिक बनाई जाती है घरों के आगे, दीवारों के आगे लगाई जाती है, चिक सी होती है, उसको आप ऊपर खींच के फोल्ड भी कर लेते हैं और खुल भी जाती है। आजकल तो लकड़ी की आगे वो एक गोल गोल सा होता है, उसको मुझे सॉरी नाम याद नहीं आ रहा क्या है, उसकी मोटी सी बनाई जाती है ग्रीन कलर की, वो दोनों लगी हुई थी। उन्होंने रस्तों को बंद किया हुआ था, 2 रूम थे, रूम के दरवाजों को नहीं, पूरे पूरे रूम के अंदर असल में वो बरामदा था। लेफ्ट पे एक रूम, साथ में झाड़ियां, आगे एक बरामदा सा था, उस बरामदे के ऊपर 2 बड़ी बड़ी ग्रीन वो लटक रही थी और खूब अंधेरा हुआ था। और वो जो ग्रीन थी इतनी पुरानी हो चुकी थी, उनका कलर ही उतर चुका था, अंदाजा होता था कभी ये ग्रीन थी, अब ग्रीन नहीं है। और वो उनका अंकल जो भी था वो नीचे आ गया, उसने उसको हटाया, और जैसे ही हटाया तो उसी वक्त मेरी निगाह पड़ी अंदर, पीछे घुप अंधेरा था, मुझे नहीं कोई मंजर नजर आ सका सिवाय इसके कि उसने हटाया, वो बाहर आ गया, ओए आ जाओ, इस तरह उसने गले का अंदाज किया, यासिर उसने गले डाला और हाथ मिलाया और दोनों आगे चले गए।
मैं परेशान कि यार ये क्या हुआ है, किधर चले गए ये, मैं खड़ा हूँ, आएंगे वापस बुलाने के लिए, मेहमान तो मैं था, मुझे लेके जाएंगे। जब वो अंदर चले गए, मैं अब खड़ा हुआ हूँ और एकदम मुझे याद आया अरसलान कहाँ है, वो तो अभी नीचे उतरा है। और वो जो अंकल नीचे उतरा है वो आते ही यासिर से मिला, यासिर से मिलकर यासिर को अंदर ले गया। अरसलान तो इसका मतलब अंदर आया ही नहीं, अकेला आता तो यहीं खड़ा होता, अरसलान कहाँ गया। मुझे एकदम जब ये एहसास आया तो मेरा दिल कांपना शुरू हो गया, अरसलान कहाँ गया। तो अब मैं इधर उधर देख रहा हूं, उस घर से मुझे वहशत सी आ रही है। नीचे वो जो बरामदा है उसके आगे वो लटके हुए हैं, ऊपर का जो कमरा है वो इतना पुराना उसके वो बना हुआ है, कमरे का दरवाजा नजर आ रहा है लेकिन बहुत ही पुराना, अजीब सा। मेरा दम सा घुटना शुरू हो गया। खूब अंधेरे में डूबा हुआ ये मकान अजीब सा था। मैं भाग के बाहर आ गया और जब मैं बाहर आया हूं अरसलान को देखने के लिए कि इधर उधर देखा, अरसलान नहीं है, तब मुझे अंदाजा हुआ गेट दोबारा बंद हो चुका है। वो गेट जिसे हम अभी दाखिल होके अंदर सहन में ही खड़े थे, आगे बरामदा था जो ढका हुआ था, वो दोनों ऊपर चले गए थे। लेकिन मैं अरसलान को ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर आया, बाहर कुछ भी नहीं था, अरसलान नहीं था। मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया, अरसलान कहाँ गया। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, अरसलान को गायब कर दिया गया है। ओ मेरे खुदाया ये क्या है। मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, अरसलान अरसलान अरसलान। मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं दरवाजा पीट रहा हूं, मैंने देखा एक हल्का सा दरवाजा खुला है। जैसे ही एक हल्का सा दरवाजा खुला है, सॉरी एक चीज मैं भूल गया इसमें, जब मैं अंदर खड़ा था और मकान को देख रहा था, जब वो लेने के लिए आया, वो सामने रख दिया, मैं उठ के उठा भी नहीं सकता। जब वो लेने के लिए उसका अंकल आया तो उसने आके यासिर से मिला, गले मिला और उसको लेके अंदर चला गया। और मैं इधर उधर देख रहा था। मैं था कि शायद वो जिस तरह होता है ना, कोई पर्दे का कहता है, मुल्तान में कल्चर है पर्दे का, कि पहले पर्दे का कहने गए होंगे, मुझे फिर लेने आएंगे, तो इसलिए बाजू का डायरेक्ट आपको लोग घर नहीं लेके जाते कि ज़रा वेट करें, हम अंदर कह के हैं। तो मैं इस वजह से रुक गया था कि शायद पर्दे का कहने गए। मैं ऐसे देखते देखते वो जो दीवार थी जहाँ पे वो झाड़ियाँ सी बनी हुई थी, लेफ्ट पे एक कमरा था और आगे झाड़ियाँ सी बनी हुई थी, वहाँ पे एक दरख्त के ऊपर तस्बीह लगी हुई थी। और वो तस्बीह मैंने उतारी और बहुत पुरानी मिट्टी से भरी हुई। जब मैंने उसको देखा, मैं कहा यार ये तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, कैसे जालिम लोग हैं, तस्बीह को ऐसे छोड़ दिया हुआ और लटकी हुई है। मैंने उठाया तो उसके अंदर जो डोरी थी वो रबड़ की थी। मैंने कहा ये कैसी तस्बीह, मैंने खींचा तो उसके अंदर रबड़ थी। मैंने क्या किया, उसको ऐसे खेलते हुए जिस तरह जाने, मैंने लपेट लिया उसको हाथ के ऊपर, और मेरे हाथ के ऊपर वैसे मैंने लपेट ली। अब जब मैंने लपेट ली तो उसके बाद वेट करना शुरू कर दिया कि वो आएंगे, मुझे बुलाएंगे। और जब वो नहीं आए, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तभी मैं फिर बाहर आया अरसलान को ढूंढने के लिए। अरसलान बाहर नहीं था। मैं ढूंढ के वापस गेट की तरफ पहुंचा हूं तो गेट बंद हो चुका था और मैं गेट पीटी जा रहा था, अरसलान अरसलान। मैं कांप रहा था, डर गया था, हाय मेरा बच्चा अरसलान कहाँ गया, मेरा कज़न कहाँ गया। और मैं खौफज़दा हालत में अरसलान अरसलान करता जा रहा था कि मेरी आँख खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर था और मैं नींद में सब देख रहा था। ये मेरी आंख खुली, मैं बिस्तर में हूं और ये मैं ख्वाब देख रहा हूं कि मेरे कानों में एक आवाज आती है, नहीं ये धोखा है। कुछ चीजें यहां पे भी मैं छुपा रहा हूं, मजबूरी है, मुझे समझाया जाता है, जितना मैं उतना ही बोलता हूं, ये धोखा है। मैं उठ के बैठ गया। क्या धोखा है, मुझे नहीं समझ आया। आखिरी जुमला याद था, ये धोखा है। लेकिन जैसे ही मैं उठ के बैठा हूं, मेरे हाथ में तस्बीह थी। मेरे हाथ में वो तस्बीह थी और वही तस्बीह जो मैंने वहां से उतारी थी, और वो रबड़ वाली थी। अगर ये ख्वाब था, तस्बीह कहां से आई? मुझे झटका लगा। मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं डर गया। और उस वक्त तक मैं जब जागा हूं, अरसलान अरसलान करता हुआ, तो मेरा जिस्म कांप रहा था, मैं खौफज़दा था। लेकिन मुझे झटका लग गया। खैर मैं उठ गया, उठ के मैंने पानी वगैरह पिया और सहन के अंदर वॉक करनी शुरू कर दी। मेरा दिल घबरा गया था, अपने आप को नॉर्मल करूं, मुझे फ्रेश एयर चाहिए थी, ताज़ा हवा के लिए मैं बाहर निकल गया। खैर वो रात गुजर गई।
वजीफ़े में बहुत कुछ हुआ, चलता रहा कि एक दिन एक कॉल आई, मदर साहब आपकी हेल्प की शदीद ज़रूरत है। मैं कहा जी बताइए। ये खातून थी, उन्होंने कहा मेरी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा जिनात का मसला है, आप मेरी हेल्प करें। मैंने कहा मेरी बहन आप कहाँ रहती हैं? उसने कहा मैं ज़्यादा दूर नहीं रहती, जहाँ पे आपकी रिहाइश है ना उसके करीब फ़लाँ जगह पे रहती हूँ। मैंने कहा नहीं वो तो काफ़ी दूर है। कहती है नहीं सीधा सीधा रास्ता है। और कुछ उसने इस तरह की बातें की कि मेरा दिल इस तरह का भर गया कि यार नहीं हेल्प करनी चाहिए। उसने कहा प्लीज़ मेरी आखिरी उम्मीद आप हैं, मेरी बच्ची की हेल्प कीजिए। मैंने कहा जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं चक्कर लगाऊँ। उसी वक्त मैंने कहा याकूब साहब चले। मैं ऑफिस में था, रात का टाइम था, हम लोग अक्सर लेट ही जाते थे ऑफिस से। कहते कहाँ जाना है मदर साहब? मैं कहा यार किसी की हेल्प करनी है, खातून है। तो मेरा भी खाना खाने को बाहर का दिल था यार। उस वक्त तक शादी हुई नहीं थी कि खाना वैसे ही बाहर खाना था। चलो कब बाहर खाना भी खाएंगे, इस बहाने उनसे भी होते आएंगे और वापसी पे खाना भी खाएंगे या पहले खा लेंगे। वो कहते हैं चलो मदर साहब खाना बाद में खाएंगे, पहले उधर ही चलते हैं। कैरी डब्बा गाड़ी हमने निकाली थी। कैरी डब्बा याकूब साहब ने संभाली, फ्रंट सीट पे बैठे, मैं उनके साथ फ्रंट सीट पे बैठा और ड्राइविंग सीट पे बैठे, हम लोग चल पड़े। एड्रेस जो था वो याकूब साहब को उन्होंने समझाया था, मुझे एड्रेस का पता नहीं लगता था। मैंने कहा था 1 मिनट में आपकी बात करा देता हूँ, आप उनको एड्रेस समझाइए। उन्होंने याकूब साहब को एड्रेस समझा दिया। ये ऑफिस के PTCL पे हमारी बात हुई है। मोबाइल का भी एक दूसरे से हमने ट्रांसफ़र नहीं किया, नंबर वगैरह। मेरा पाँव सूज रहा है इस वक्त, बैठना भी मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा आपकी कहानी मिस ना हो, बहुत पेन हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको सुना रहा हूँ, इसलिए दुआ कीजिएगा ठीक हो, क्योंकि सूज ही गया है। खैर हम लोग रवाना हुए और चलते चलते याकूब साहब को रास्ता याद था, सीधे चलते 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 हम वहाँ जब पहुँच गए, मुझे कहते हो मदर साहब ये कित्थे लेके आ गए हो? कहते जंगल है। मैं कहा यार उन्होंने तो यही कहा था, अब जाना भी है, किसी की हेल्प करनी है, को सब चलें, खैर है, अल्लाह मालिक है। जब हम, वो भी बहादुर बंदे थे, वो रिटायर्ड फौजी थे, वहाँ पे गार्ड थे हमारे ऑफिस में, लेकिन रिटायर्ड फौजी थे, बड़े दिलेर बंदे थे। हम जब उस चढ़ाई की तरफ ऊपर चढ़े ना, मुझे लगा यार चढ़ाई कुछ ना देखी देखी सी लग रही है, और चढ़ाई जब देखी देखी सी लगी और हम उसके ऊपर चढ़े हैं तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि यार कुछ अजीब लग रहा है। वो सब ने गाड़ी चढ़ाई, जब चढ़ा के कहते हैं मतलब साहब इधर किधर उनका घर है, क्योंकि उसने कहा था मैं बाहर आपका इंतज़ार करूँगी, आपको मैक्सिमम इतनी देर लग जाएगी, आप किस गाड़ी पे आएंगे? हमने कहा हम इस गाड़ी पे आएंगे। हमारी गाड़ी की जैसे ही लाइटें शेटें हमने ऑन रखी, जाके जैसे ही हमने गाड़ी वहाँ पे खड़ी की तो थोड़े ही फासले पे एक खातून बाहर निकली और उसने हाथ हिलाया ऐसे हमें और कहा कि आगे आ जाए। लाइटें ऑन थी, हम वेट ही कर रहे थे कि जो भी आएगा आगे देखेगा। याकूब साहब कहते हैं जी वो सामने बुला रही हैं। मैंने कहा चलो जी। हम जब गाड़ी थोड़े ही फासले पे खातून खड़ी थी, जब गाड़ी चला के वहाँ पे पहुँचे हैं तो एकदम जब मैंने गेट को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है। ये वही गेट था जिसको मैं देख चुका था, ये वही गेट था जहाँ पे अरसलान गुम हुआ था, ये वही जगह थी जहाँ से मुझे तस्बीह मिली थी, ये वही जगह थी जहाँ पे वो लगे हुए थे बरामदे के आगे। ऊपर से उसका कोई अंकल आया था, यासिर था, लेकिन मैंने यासिर से इसलिए बात नहीं की थी, वो एक ख्वाब था, तो मैं यासिर को क्या कहता, लेकिन ये तो हकीकत में वही मकान था। मैं ऐसे ना अजीब सा हो गया। मुझे याकूब साहब कहते हैं, मदर पंजाबी बोलते थे, की होया मालिक साहब, मदर साहब की होया है? मैं कहा यार याकूब साहब मैं अजीब सा हो गया, मेरी फीलिंग ऐसी होगी। वो समझते थे बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि शरारतें इसलिए करते थे, मेरी रूहानियत से वाकिफ़ थे, उनको मैंने बताया हुआ था। अक्सर मैं ऑफिस में भी बैठ के कुछ वजीफ़े करता था। तो कहते हैं क्या हुआ है? मैं कहा यार कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या हुआ है? मुझे कहते हैं 1 मिनट रुकें ज़रा। सलाम वालेकुम सलाम, हाँ जी। कह रहे वो कह रही अंदर आ जाए। तो याकूब साहब उससे बोले हैं कि जी आपके घर में कोई मर्द है? कहती हाँ जी मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन वो इस वक्त नहीं है, आने वाले हैं, बस आपका इंतज़ार ही हो रहा है, वो भी पहुंचने वाले हैं। तो याकूब साहब बोल पड़े हैं कि नहीं मेरे ख्याल में वो आ जाएं, रात का टाइम है, इस तरह ठीक नहीं है।
समझते थे इन बातों को। मेरी असल में उस वक्त सोचने समझने की जो सलाहियत थी बिल्कुल एंड हो गई थी। कुछ नहीं मुझे समझ आ रहा था। यकूब सबको समझ आ गया था कि ये कुछ फंस गया, इसका दिमाग की सुई कहीं अड़ गई है, इसको समझ नहीं आ रही। वरना मैं बोलता था, बात करता था, सबसे हैंडल करता था। मैं इदारे की एक बहुत बड़ी पोस्ट पे था और काफ़ी प्रोग्राम कर रहा था। उनको समझ आ गई थी कि इसके साथ कुछ हुआ है। तो कहते हैं नहीं नहीं देखें ये अभी ठीक नहीं लगता, आप एक काम करें किसी और दिन का रख लें जब आपके शौहर मौजूद हैं। इस तरह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये कोई बड़े शहर तो नहीं है, मुल्तान है, यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे इतराज़ात हो सकते हैं। बुरा ना मानिएगा, आप हमारी मजबूरी को समझिएगा। तो फिर किसी दिन तो औरत बजिद थी कि नहीं मदरसा आ गए हैं तो प्लीज़ आप अंदर आ जाएं, ये है वो है। तो मैं चुप, अजीब सा, मुझे नहीं कुछ समझ आई, सीरियसली मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मैं खामोश, मैं उस घर को देख रहा हूँ, वही दरवाज़ा उसी तरह ऊंचा मैं देख पा रहा हूँ, वो सब कुछ वही है जिसको कुछ दिन पहले मैंने देखा है। और वो औरत कह रही है आप अंदर आए। तो क्या बातें हुई उनकी वो भी मुझे नहीं पता, बाद में मुझे यकूब साहब ने बताया। और उसके बाद वो औरत कहती चलें ठीक है मदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतज़ार करूँगी। मैंने ऐसे गर्दन हिलाई, जी ठीक है आए मदर साहब। मुझे यकूब साहब ने गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब गाड़ी स्टार्ट हुई ऐसा लगा मैं होश में से वापस आ गया। मुझे कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं की होया है, खैर है, तुम ठीक नहीं हो? मैं कहा हाँ मैं कुछ ऐसा हूँ। मैंने कहते मुझे कहा पढ़ो, मैंने कुछ पढ़ा। बहरहाल नॉर्मल होने के बाद मुझे कहते हैं, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं वो वैसे भी ठीक नहीं था इस वक्त, अकेली औरत है, जवान औरत है, शौहर भी उसका घर नहीं है और बच्ची को देखना है और बात है। लेकिन मसला यह है रात का टाइम है, दिन भी होता है चलो खैर है, हम ठीक है टीवी वाले हैं, हमें कोई डर नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी चीज़ होती है। रात के इस पहर नहीं, उसका शौहर होता फिर और बात थी। नहीं, मेरा दिल नहीं माना। और वैसे भी आपकी हालत इस तरह की हो गई थी, मैंने आपको देख लिया था, अब नॉर्मल नहीं थे, ऐसे काम नहीं करने। मैं कहा ठीक है खूब सब चलें। हमने बैठ के खाना छाना खाया। खाना खा के मुझे घर छोड़ना था। जब उन्होंने मुझे घर छोड़ा तो मेरी हालत ख़राब। ये हुआ क्या है मेरे साथ? एक कानों में लफ्ज़ था धोखा है। मैं तो अपना वजीफ़ा मुकम्मल किया था, उसके बाद फिर मैं सो गया था और सोने के बाद मैं उठा हूँ, वो सारा मंज़र मुझे याद है। तस्बीह भी मेरे हाथ में, अगर ख्वाब था तो तस्बीह मेरे हाथ में कैसे आई? एक एक मंज़र उस घर का मुझे याद था। और कुछ टाइम के बाद वही सी घर के बाहर मैं खड़ा होता हूँ, उस घर को प्रैक्टिकली देखता हूँ, वही सारा मंजर है। सिवाय एक दो चीज़ें नहीं हैं कि उसको यासिर नहीं है, अरसलान नहीं है, और सामने उसका अंकल जो बोला था वो आके नहीं खड़ा हुआ। भारी भरकम सा था अंकल जो ऊपर आके खड़ा हुआ था, सफ़ेद कलर के, सफ़ेद नहीं ऑफ वाइट से। ये पाँव में लग गया, इतना है कि झटका निकल जाता है, इतनी ज़ोर से लगता है। ये ऑफ वाइट किस्म का, बिल्कुल सफ़ेद नहीं, ऑफ वाइट किस्म का उसने शलवार कमीज़ पहना हुआ था, कॉलर वाला, और भारी भरकम सा बंदा था। यानी कि जिसका किसी का वज़न अगर 120-130 केजी होगा, इतना मोटा, तो इतना वो भारी भरकम था। लंबा कद नहीं था, दरमियाना कद था, ना छोटे कद का था ना लंबे कद का था, नॉर्मल कद का बंदा। यानी 5 फुट 7 इंच 8 इंच का उसका कद होगा, लेकिन भारी था। वो नीचे आया था, ऑफ वाइट किस्म की, ऑफ वाइट से भी थोड़ा सा डार्क कलर की शलवार कमीज उसने पहनी थी। ऊपर उसने पहले झांका था, फिर वो नीचे आया था। तोंद बाहर ज़्यादा उसकी नहीं निकली हुई थी, लेकिन मोटा था। और चेहरे में ना कोई खूबसूरती थी ना बदसूरती थी, आम सा एक दरमियानी चेहरा होता है ऐसे ही चेहरा था। खैर मैं बहुत कुछ सोचता रहा कि ये क्या है, मुझे कुछ समझ ना आए। मैंने क्या देख लिया है, ये मेरे ऊपर अजीब सी गुजरे, फीलिंग अजीब सी होगी मेरी कि या अल्लाह ये माजरा क्या है। अब एक ही हाल था कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम से राब्ता करूं और उनसे पूछूं। एक ही हल हो सकता था इसका कि वो मुझे इस परेशानी से निकाल सकते थे कि ये क्या है। मैंने उनको कॉल की, उनका नंबर बंद। मैंने मैसेज छोड़ दिया। सुबह में जब सो के उठा तो मुझे रिप्लाई आया हुआ था। शॉर्ट चुना रहा हूँ। यहाँ तो हमारी रूहानियत में उस्ताद से तो बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि बताना मकसद नहीं है उनके बारे में। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक भी फरमाइश की है कि आप अपने उस्ताद मोहतरम से कह के हमारा ये काम करवा दें। तो उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वाइफ तक उनका नाम तक नहीं पता, मेरी ज़ात के अलावा किसी को नहीं पता। उन्होंने खुद किसी को बताया तो पता नहीं, मैंने किसी को आज तक नहीं बताया। शराइत होती हैं, जब आप उन शराइत को तोड़ देते हैं तो आपके हाथ में कुछ भी अगर उन्होंने दिया है रूहानियत का, वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं किसी का नहीं डिस्कस कर सकता उनसे। उनका मैसेज आया हुआ, उसका ये लिखा हुआ था कि डरो मत,
जाओ उनकी हेल्प करो, उनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और मैंने जो मैसेज किया था वो ये था कि मुझसे राब्ता करें, इमरजेंसी है। और उनका जो जवाब आया हुआ था वो क्लियर ये जवाब था कि उनसे मुराद वो क्लियर था कि उनसे मिलो, कि जिनके घर गए हो, डरो मत, दोबारा उनसे मिलो और उनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करो। यानी क्लियर मुझे मैसेज दे दिया गया था कि उनसे डरना नहीं, उसी घर मैंने जाना है, उनको मेरी मदद की ज़रूरत है और मैं उनकी मदद करूँ। ओ या खुदाया, ये क्या, मैंने तो उनको बताया भी नहीं उस्ताद जी को, उनको उस्ताद जी को कैसे पता लग गया कि ये मैंने ये पूछना था और ये है। खैर अगले दिन शाम के टाइम ही फ़ोन आ गया, अस्सलाम वालेकुम, सलाम मदर साहब, मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ, कल माजरत खा हूँ कि मैं ज़रा लेट पहुँचा, आपका शिद्दत से इंतज़ार था, बेगम तो आपका इंतज़ार कर रही थी लेकिन आप रुके नहीं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज आपको लेने के लिए आ जाऊँ। मैं अब एकदम सोच में पड़ गया कि क्या करूँ, तो एकदम वो याद आ गया कि डरो नहीं, इनकी तुमने हेल्प करनी है, इनको ज़रूरत है। मैंने कहा जी आप मुझे पिक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा जी मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा, खाना आप हमारे साथ खाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। वो टाइम पे आ गए थे, उन्होंने मुझे पिक किया, हम दोनों गाड़ी में बैठे और मेरे चस्का प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। मैं एक फ़नी प्रोग्राम करता था चस्का, जिसमें फ़ूड बनाते थे लोग, तो फैमिलीज़ के घरों में मैं जाता था, सेलिब्रिटीज़ के पास जाता था, मैं उनसे फ़ूड बनवाता था, चिट चैट करता था, गपशप करता था, लेकिन टोटल फ़न होता था, हंसी मजाक होता था, शरारतें होती थी, सीरियस नहीं था, टोटल शरारती प्रोग्राम था। तो वो मेरा चस्का प्रोग्राम उसका नाम था। उसके बारे में मुझसे डिस्कस करते रहे, आपका शोज़ देखता हूँ जी मैं चस्का, बड़ा आप अच्छा करते हैं, बड़ा यूँ करते हैं, बड़ा वो करते हैं। उस वक्त फिर गाड़ी में बैठ के मैंने उनका जायज़ा लिया। वो जो अंकल आए थे, इनका हुलिया उनसे टोटली डिफरेंट था, लेकिन भारी ज़रूर थे। इनका कद उनसे थोड़ा सा ऊंचा था, जिसामत जो भारी उतनी नहीं थी, इतने वो मोटे थे। ये उनसे जिसामत में ज़रा भारी थे लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन लंबे कद के थे। इनका कद होगा तकरीबन 6 फुट ऊंचे कद के थे। जिस गाड़ी में आए थे वो कल्टस गाड़ी थी। हम लोग बैठ के बातें करते हुए वहां पे पहुंचे। वही गेट, उन्होंने पहुंच के हारन दिया गेट पे। अंदर से गेट खुला, मैंने नहीं देखा किसने खोला, गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। आप लोग सोच भी नहीं सकते मेरी दिल की धड़कन क्या थी, मेरी फीलिंग क्या थी। आज उस घर के अंदर मैं जा रहा था, मेरी दावत थी उस घर के अंदर जहां कुछ अर्से पहले मैं उसको ख्वाब में देख चुका हूं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। गाड़ी अंदर जाके रुकी है, गेट बंद कर दिया गया है। और जब हम दोनों गाड़ी से, मुझे कहते हैं आइए जी, दरवाज़ा उसने खोला और मुझे इशारा किया बाहर आइए जी। जब मैं बाहर निकला हूँ तो पीछे उनकी वाइफ खड़ी थी, वही जिन्होंने हमें कल बुलाया था, दरवाज़ा बंद कर रही थी। आइए मदर साहब हमारे गरीब खाने पे। हम कोई इतने अमीर लोग नहीं हैं, लेकिन आपकी शायान शान आपकी कोई वो कर सकें, लेकिन जितना हमसे हो सका आइए प्लीज़। उन्होंने वो जो 2 बरामदे के आगे, बरामदा पीछे था, उससे पहले ही ढांप दिया गया था, वो एक पुराने से जो मैंने आपको बताया ना लटके हुए थे, उनको उन्होंने हटाया मेरे लिए। मैं अंदर दाखिल हुआ तो आज वो रोशन था। उससे पहले जब वो अंकल मैंने ख्वाब में देखा था वो अंधेरा गुप्त था, मुझे नहीं पता वो कैसा है कैसा नहीं। जब उसको हटाया तब मुझे पता लगा वो पीछे एक काफ़ी बड़ा बरामदा है। बरामदे के बिल्कुल दरमियान में गोल पिलर लगा हुआ था, इस वजह से 2 लगाए गए थे, इस साइड पे पीछे एक पिलर था बिल्कुल बरामदे के दरमियान में, जहाँ से बरामदा शुरू होता था। आप बरामदे में दाखिल हों, एक खुला सा काफ़ी बरामदा था, काफ़ी बड़ा ये घर था। और उस बरामदे से आप जैसे ही आगे पहुँचते हैं 2 कमरे बने हुए हैं। एक लेफ्ट पे दरवाज़ा है, बिल्कुल लेफ्ट पे, वो भी किसी कमरे का है, और 2 दरवाजे सामने बने हुए हैं। एक राइट साइड पे था, एक दरवाज़ा लेफ्ट पे था, और एक बिल्कुल लेफ्ट पे एक और दरवाज़ा था। वो क्या था मैंने नहीं देखा। वो दरमियान वाला यानी राइट वाला दरवाजे को छोड़ के जो लेफ्ट वाला दरवाज़ा था, एक बिल्कुल मेरे लेफ्ट, मतलब फ्रंट पे 2 थे और एक लेफ्ट पे था। फ्रंट पे जो 2 थे उनमें एक राइट था एक लेफ्ट था। वो लेफ्ट वाले को उन्होंने ओपन किया, राइट वाला बंद था। लकड़ी का बना हुआ पुराने दौर के दरवाजे थे ये सारे, सिंगल डोर नहीं, जो डबल डोर होते थे, और उनको
वो बंद करने के लिए आजकल तो ये मॉडर्न ये हैं या गोल से आए हुए हैं, वो ऐसे लोहे के होते थे, यूं यूं पकड़ के बंद करते थे, लोहा अंदर चला जाता था और बाहर खींचते थे पकड़ के, इस तरह का वो लगा हुआ उसके ऊपर। वो दरवाज़ा खुला हुआ जो सामने फ्रंट पे 2 थे, राइट वाला छोड़ के लेफ्ट वाले, हम उसमें दाखिल हो गए। ये एक ड्राइंग रूम सा था। घर बाहर से जितना बुरा था अंदर से उतना बुरा नहीं था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो अंदर कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट, बेड, टीवी, चेयर नहीं था। ज़मीन पे जिस तरह बनाया जाता है ऐसा ही एक ज़मीन पे सिस्टम बनाया गया था कि नीचे कारपेट बिछा के गाँव तक ये जो गोल से होते हैं ये लगाए गए होते हैं, इस तरह का लगाया गया था कि जो भी है वो नीचे ज़मीन पे ही जाके बैठे। तो हम जैसे ही दाखिल हुए उन्होंने कहा आइए प्लीज़ बैठिए। पुराना जो कारपेट पड़ा हुआ था उसके ऊपर, एक बड़ा सा कारपेट पूरे ड्राइंग रूम में था, उसके एक दरमियान में भी पड़ा हुआ था। ये पुराने दौर का था जो मैला बहुत हो चुका, मैले से मुराद ये नहीं पुराना बहुत हो चुका था, मट्टी से नहीं भरा हुआ था, पुराना बहुत हो चुका था, रंग उसका उड़ चुका था, लेकिन था साफ बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल सामने वाली जो दीवार थी, यानी कमरे दरवाजे से दाखिल होते ही सामने जो दीवार थी उस दीवार के करीब जाके मैं बैठ गया और मैं इस तरह दीवार से टेक लगा के बैठा कि अब मुझे वो कमरे का दरवाज़ा भी नज़र आ रहा था जिससे मैं दाखिल हुआ था, और राइट साइड पे भी मुझे नज़र आ गया कि राइट साइड पे बिल्कुल सामने एक किचन था और किचन के साथ एक और रास्ता था जो ऊपर की तरफ जा रहा था, सीढ़ियाँ टाइप। राइट पे किचन के साथ एक किचन के अंदर वाली साइड से ही सीढ़ियाँ टाइप बनी हुई हैं, यानी कि उसको मैं कैसे समझाऊं कि बिल्कुल मेरे सामने एक दरवाज़ा है जिससे मैं दाखिल हुआ हूं, उस दरवाजे के साथ साथ दीवार जा रही है, दीवार के आगे खुला एरिया आ जाता है, वो खुला एरिया किचन का है। आप उसमें दाखिल होंगे तो वो सामने भी किचन है और राइट की तरफ भी किचन जा रहा है, और किचन का ये जो लेफ्ट दीवार बनती है ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं वहीं से। वो मुझे कैसे पता लगा सीढ़ियाँ हैं? मैं वहीं जाके बैठा तो हाल हवाल तो हम कर चुके थे। उसकी वाइफ ने कहा जी आप लोग बैठे हैं, गपशप करते हैं, मैं पहले आपके लिए खाना वगैरह जो है वो गर्म करूं और उसके बाद आपको बेटी से मिलवाते हैं। इनका इशू था, उनकी बेटी को हेल्प की ज़रूरत थी मेरी, जो मुझे कहा गया था उसकी हेल्प करनी है। हो खुदाया, थोड़ी देर के बाद ठक 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 एक आवाज़ आई है जैसे कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है, और वाइफ चली गई हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनके नाम नहीं बता रहा आपको। वो एक कोई उतर रहा है सीढ़ियों से, और ठक 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 की जब मुझे आवाज़ आई तो मेरी निगाह उस तरफ गई कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वहीं से मुझे अंदाज़ा हुआ ये सीढ़ियाँ हैं, कोई नीचे उतर है। तो वो मुड़ा और कहता है, वो भी देखने के लिए मुड़ा ना कि कौन आ रहा है सीढ़ियों से। तारुफ जिस तरह करवाया जाता है, रेडी होता है बंदा कि कोई भी आएगा मैं तारुफ करवाऊँगा। तो जैसे ही कोई नीचे उतरा है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है सीढ़ियों से नीचे उतरा है। तो उसने कहा ओ लो जी हमारी बेटी भी आ गई। उसकी बेटी सीढ़ियों की आखिरी कदम उसने नीचे ज़मीन पे रखा है, एक दो कदम और रखे हैं, और वहीं पे किचन की तरफ ही उसका मुंह था, लेकिन मुड़ गई है वो हमारी तरफ। उसका कद होगा, छोटी बच्ची जिसकी कद मैं कैसे अंदाजे से बताऊं, उसकी उम्र होनी चाहिए 5-6 साल के दरमियान में, इससे ज़्यादा नहीं। 5 या 6 साल की जिस तरह बच्ची होती है उतनी सी उसकी उम्र और हाइट जिस तरह 5-6 साल की बच्ची की होती है। और वो सामने आके खड़ी हुई, और उसने जब मुझे देखा तो वहीं बैठे बैठे मेरे पूरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। यह देखें, ये होता है इस वक्त, ये जूम नहीं कर पाएगा क्योंकि कैमरे से मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ। बाखुदा इस वक्त भी मेरे बालों के दाने दाने बन गए बताते हुए आपको। तो उसने मेरे फेस को ट्रैक किया हुआ, उसको फोकस किया हुआ, ना मैं आपको दिखा सकता, रोंगटे खड़े हो गए मेरी। वो नॉर्मल बच्ची थी, उसके बाल शोल्डर तक आए हुए थे। बच्चे फ्रॉक टाइप जो पहनते हैं, ऐसे गोल सब फैला होता है, फ्रॉक टाइप पहना हुआ था, चूड़ीदार पजामा टाइप उसने पहना हुआ था, पाँव में जूती पहनी हुई थी, लेकिन उसकी जो आंखें थी उस आंखों को देख के मेरे गूज़ बम्प खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्ची की आंखें लंबी थी, हमारी ऐसी हैं और नोके बनी हैं, लेफ्ट और राइट साइड पे आंखों के, यानी इधर भी नोक है इधर भी नोक है। एक आंख को ही ले लें तो दोनों तरफ नोक है। उसकी जो आंख थी वो नोक वाली नहीं थी, जैसे उंगली होती है गोल सी ऊपर से, ये उंगली को देखें ना ऊपर से ऐसे गोल सी है, ऐसे बिल्कुल गोल सी, ऐसी ही गोल सी आंखें थी, लंबी सी, तकरीबन कोई 2 इंच की, 2-2 इंच की।
नीचे से भी इस तरह उंगली की तरह गोल, ऊपर से भी उंगली की तरह गोल, और ऐसी लंबी आंखें, नोक नहीं थी जिस तरह इंसानी आंख की नोक होती है, ऐसी आंखें। और उस आंखों को खड़े होकर उसने झपका है बकायदा। एक लंबी सी, क्या कहना चाहिए, आंख की जो पलकें होती है, ये पलकें नहीं, पूरा हिस्सा ये नीचे तक आई है, फिर ऊपर गई है, नीचे तक हो गई, ऊपर गई है। एक दो उसने आंखें झपका के मुझे देखा है खड़े होकर कि ये कौन है, और उसके बाद वो किचन में चली गई। उसका 2 दफ़ा देखना, खड़े होना मेरे लिए इतना काफ़ी था, मैं सुन सा हो गया कि ये क्या है। तो एकदम से वो शख्स जो देख रहा था एकदम से मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ, मुझे कहता है, मदर साहब यही हमारी बेटी है, डरिए मत, इसी के साथ जिन्नात का मसला है। आप इसकी शक्ल देख रहे हैं, इसकी हालत देख रहे हैं, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस मासूम के ऊपर जिन्नात का साया है, सूख के कांटा हो गई है, ना कुछ खाती है, ना बात करती है, ना कुछ करती है। एक रोबोट सी है, चल के आ जाती है, चल के बैठ जाती है, सो जाती है, खिला दें तो चुप करके खा देती है, मांगती नहीं है, ना खिलाएं तो नहीं मांगती, पानी तक नहीं मांगती, पानी पिला दें तो चुप करके पी लेती है, खिला दें तो खा लेती है, कुछ नहीं कर रही। इस पे जिन्नात का बसेरा है। इसके लिए आप हमें मदद कीजिए, हम आपके मशकूर होंगे। वो जो मुझे बता रहा था उसकी मैं सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मैं अंदर चौंका हुआ था। मेरी ज़िंदगी के नए शुरुआत है, अभी इस तरह के वाक़यात से मैंने गुजरना था, इस तरह के वाक़यात से अभी गुजरा तो नहीं था, फर्स्ट टाइम था मेरे लिए भी। बहरहाल मैं उसको देख के काफ़ी देर चौंका, काफ़ी देर ऐसा बैठा रहा, अजीब सा रहा। तो इतनी देर में उसकी वाइफ की आवाज़ आई, लें जी खाना लगा दें। जी उन्हें कहा लगा दें। वो भी अपनी जगह से उठ गया, उसका शोर। चादर एक बिछा दी गई सफ़ेद सी, और उसके ऊपर खाना रखना शुरू कर दिया। 2 डिशें थी, 3 डिशें। एक भुना हुआ गोश्त था जिसकी खुशबू इतनी किचन से ज़बरदस्त आ रही थी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि मेरा भूख से बुरा हाल हुआ जा रहा था कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनी है, ये मेरे सामने है और मैं इसको खा लूं। एक वो भुना हुआ गोश्त चिकन का, उसके साथ मटन बना हुआ था शोरबे वाला, और उसके साथ तीसरी डिश थी राइस पुलाव जिनमें बोटियां डली हुई थी, हड्डी के बगैर वाली। उन्होंने वो तीनों चीज़ें मेरे सामने रख दी। उन तीनों खानों में से किसकी खुशबू तेज़ थी मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी कमाल खुशबू थी कि मेरा दिल था कि मैं टूट पड़ूं। मैंने इतनी ज़बरदस्त खुशबू खाने की, लग रहा था कि पकाने वाले के हाथ में बहुत टेस्ट है, गरीब ज़रूर है लेकिन टेस्टी हाथ है। उन्होंने कहा जी शुरू कीजिए। मैंने प्लेट उठाई और मैंने उसमें मटन बना हुआ था, मैंने छोटा गोश्त उठाया, शोरबे वाला था, गाढ़ा गाढ़ा शोरबा था, बारीक नहीं, गाढ़ा गाढ़ा जिस तरह शोरबा बनाया जाता है, वो मैंने डाला अपने लिए। तो उसने मेहमानों की जिस तरह मेज़बान कदर करते हैं, भुना हुआ गोश्त भी मेरी प्लेट में डाल दिया। और जब मैंने रोटी तोड़ी और पहला लुकमा खाया, रोटी बाहर से लाई गई थी, रोटी घर की नहीं थी। उन्होंने कहा जी रोटी हम बाहर से लाए हैं। वो तंदूर की रोटी थी, पता लग रहा था बाहर की है। मैंने जैसे ही पहला लुकमा खाया तो मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी का सबसे पहली दफ़ा मज़ेदार खाना खाया है। मैंने ज़िंदगी में इससे मज़ेदार खाना नहीं खाया। और मैंने जब खाने का यूं लुकमा लिया और उनकी तरफ यूं देखा और मैं चौंका कि यार ये क्या खिला दिया है, इतना टेस्टी। इंसान को दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना उसकी माँ के बना हुआ खाना लगता है, जो उसकी माँ के हाथ का बना हुआ वो सबसे बेहतरीन खाना होता है। इसकी वजह पता क्या होती है? बचपन में माँ ने जो आपको खाना खिलाया होता है, पहला टेस्ट डेवलप होता है, यानी आपकी ज़ुबान जिस टेस्ट की पहली दफ़ा आदी हो रही होती है वो माँ के हाथ का होता है। अगर माँ जिंदा नहीं है तो बहन भाइयों में से जिसके भी हाथ का हो। इसलिए पहली दफ़ा वो जो जायका आप चखते हैं ज़बान को, तो हमेशा आप उसी के ही प्यासे रहते हैं, उसी के ही भूखे रहते हैं कि मुझे वही जायका मिले, क्योंकि जो आपने पहली दफ़ा चखा था, जिससे आपकी डेवलप हुआ था टेस्ट, जिससे आपकी ज़ुबान को चस्का पड़ा था, वो खाना ऐसा मज़ेदार था कि माँ के हाथ से भी कई गुना ज़्यादा मज़ेदार। और मैं ऐसे खा रहा, और भुना हुआ गोश्त ऐसा था कि मैं उसको मुंह में रखता था, मुझे चबाना नहीं पड़ता था। इसका ये इस तरह का था जैसे हमने बहुत बाद में किला ड्रावड़ पे एक बकरा, मुझे याद है, नवाब सादिक लोग जो हैं फैमिली, उनका एक वो था, कुक था, उसको लेके आए थे हमने। चस्का प्रोग्राम में सज्जी पकाई थी, उसके अंदर उसने चावल भरे थे और वो आग कोयलों के ऊपर, आग पे नहीं कोयलों पे वो बकरा सज्जी बनाई थी। लेकिन सर सादिक वाली फैमिली यानी नवाबों की फैमिली का वो कुक था, जायका होता है। तो
वो पूरा ज़ायका, हम 5 से 6 लोग थे, हम खा गए थे पूरा बकरा। 5 से 6 लोग हम खा गए थे। इतना मज़ेदार था कि मुंह में रखते थे घुल जाता था। वो मुझे आज तक बकरा याद है। सज्जी जो हमने खाई थी किला ड्रावड़ में, उसका मेरे पास प्रोमो भी है, कभी मैं कहेंगे आपको दिखाऊंगा। उससे भी ये मज़ेदार था, मुंह में रखते थे घुल जाता था, और ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट। ओ माय गॉड, मैं ऐसे खारा पागलों की तरह जैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाना खाने को मिला है। नमक मिर्च बिल्कुल लाइट सी। उसने चावल भी डाल दिए, और चावल भी उसी तरह ही मज़ेदार और टेस्टी कि मैंने इससे पहले इतने ज़बरदस्त पुलाव मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। ओह माय गुडनेस, मैं उसको जितना लफ्ज़ों में तारीफ़ करूं, मैंने उससे पहले इतना ज़िंदगी में नहीं खाया। मैं और वो खा रहे थे, मुझे नहीं पता उनकी फैमिली क्या है। बेटी को उन्होंने तारुफ कराया था, वो तो जिन्नात उसके ऊपर वो थे। बीवी शायद नहीं साथ बैठना चाह रही थी। कल्चर होता है मुल्तान के अंदर, बीवी नहीं बैठती। तो उसकी आवाज़ आई, बेटा आओ ना, आप भी आके साथ बैठो। मैंने कहा ये उस बेटी को बुला रही है साथ में, ये क्या कर रही है? तो देखा एक और लड़का, उस लड़की का तकरीबन हम उम्र, फ़र्क होगा तो पता नहीं लग रहा था, साल का अगर फ़र्क था ऊपर नीचे, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था। वो आया, सफ़ेद शलवार कमीज़ उसने पहनी हुई थी। उसने जो कमीज़ पहनी हुई थी उस पर कढ़ाई हुई थी। पहले दौर में जिस तरह कमीज़ होती थी उस पर कढ़ाई होती थी। वो जो उसके बाजू थे वो गोल गोल से थे। वो आया, उसने हमें देखा तो उसने कहा सलाम करें। उसने कोई सलाम नहीं किया, शर्मीला सा बच्चा था, और उसने हाथ ऐसे किया, हाथ जिस तरह बच्चे मिलाते हैं। तो उसके बाप ने कहा हाथ धोए, जाओ पहले हाथ धो के आओ। अंकल से फिर हाथ मिलाना, जाओ पहले हाथ धो के आओ। तो वो चल पड़ा हाथ धोने के लिए। मैं खाना खा रहा हूँ, इसी वक्त उसने वो पुलाव वगैरह भी डाला, और मैं उसमें इस तरह मस्त हूँ कि मुझे लग रहा है कि यार इस तरह ज़िंदगी में पता नहीं दोबारा मज़ेदार खाना मिलता है या नहीं मिलता। वो बच्चा आ गया, उसकी माँ आके उधर बैठ गई, वो कहती इधर आके बैठो। वो बच्चा आके बैठ गया, बीवी भी उनकी आके बैठ गई। खाना खाने लगे हम लोग। किचन के अंदर जो उनका साजो सामान था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। अंदर वाली साइड पे क्या था नज़र तो आ रहा था, मैं गया नहीं हूँ। बहरहाल मैंने एक मज़ेदार खाना सा खाया, और जब मैंने खाना खा लिया तो अब हमारी एक आदत सी है, खाने के फ़ौरन बाद हम चाय की तरफ जाते हैं। चाय ना मिले तो हमें तो खाना हज़म नहीं होता। मैं अब इसी उम्मीद में हूँ कि उनसे कहूँ कि चाय हो जाए, या मैंने कहा वो खुद ही पूछेंगे। लेकिन खाने की जायके पे मैं ऐसा मस्त हुआ था कि मैं पागल सा हुआ था। अभी तक मैं उसके जायके से नहीं निकल पाया था क्या जायका था। तो मैं उनकी वाइफ से मुखातिब हुआ, जी बताइए अब मसला क्या है, मैं हाजिर हूँ। पहले तारीफ़ें की मैंने खाने की, यकीन से बात नॉर्मली जो आप करते हैं, जी ये बहुत ज़बरदस्त खाना था, इतना मज़ेदार मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया, ये है वो है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। जब ये सारी बातें हो गई तो उसके बाद वो मैं मुद्दे की तरफ आया जिसके लिए मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा जी मुझे बताइए कि आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है। तो मैंने निगाह नीचे रखी हुई थी। एक एहतराम होता है ख़ातून का, क्योंकि ख़ातून ने ही मुझे बुलाया था। तो मैंने उससे जब बात कर ली तो उसने आगे से कहा कि मदर साहब बस ठीक कर दें सबको। ये जुमला बड़ा अजीब सा था, ठीक कर दें सबको। ये मैंने जैसे ही जुमला सुना तो सर मेरा नीचे ही था, लेकिन मैं चौंका हूँ। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं, क्या मतलब कि सबको का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है? तो उसने फिर से कहा आप सबको ठीक कर देना मदर साहब। अब मुझे चौंकना था, मजबूरी थी मेरी, मैंने ऊपर देखना ही था कि मेरी बहन सबको क्या होता है कि मतलब बच्ची का मसला है, उसकी आप बात करें, बच्ची को बुलाएं, इस वक्त वो नहीं है, उसको लेके मैं ठीक करूं। और मैंने जैसे ही सर ऊपर उठाया तो सबको से मुराद ये था, सबकी आंखें वही हो चुकी थी, उसके शौहर की भी, उसकी बीवी की भी, उसका बच्चा जो बैठा हुआ था, वो लड़की नहीं थी जिसको मैंने पहली दफ़ा देखा था, वो बच्चा भी वही था, उनकी आंखें लंबी हो चुकी थी और वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। बच्चे के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बीवी और वो शौहर मुस्कुरा रहे थे। माय गॉड या अल्लाह, मैं काश आपको जूम करके दिखा सकता इस वक्त। oh God। आप सोच सकते हैं घर में आप बैठे हैं, खाना आपने बहुत टेस्टी खाया और सबकी आंखें वैसी हो गई हैं, आपको इतना पता लग गया इंसान नहीं है। मैं गुम हो गया, मतलब मेरी कोई चाँ चून ही निकली। मैं वहीं पे जैम हो गया, मैं वहीं पे बुत सा बन गया, वहीं पे मैं ऐसा हो गया कि मुझसे हिला तक नहीं गया। सच्ची बात ये, खौफ से मेरी बुरी हालत हो गई। उनके चेहरे बहुत खिलखिला नहीं रहते, हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे, हल्के हल्के।
और मैं अजीब सा होके उनको ऐसे देख रहा हूं। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। मेरी दिल की धड़कन पहले ही बहुत तेज थी, घबराहट, खौफ और एक मुजस्सम सा मैं बना बैठा था। आप सोच सकते हैं कि अभी बताते हुए मेरी हालत ये हो रही है कि फिर से किसी के सीढ़ियों के उतरने की आवाज़ आ रही है। और सीढ़ियों से आखिरी कदम जब रखा गया तो एक आवाज़ आई, मेहमान आ गए। और उसी लम्हे मैंने उसी तरफ देखा तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, इंतहाई सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद उनके बाल थे, बहुत छोटे छोटे, टोटली वाइट थे। उन्होंने एक सफ़ेद छोटी सी कैप पहन रखी थी, लेकिन उसके अंदर जो बाहर उस कैप के बाहर जो छोटे छोटे बाल थे सफ़ेद से नज़र आ रहे थे। पलकें, भवें सारी उनकी सफ़ेद थी। चेहरा उनका बिल्कुल वाइट था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखा था और वो जैसी सीढ़ी से उतरे तो सीधा हमारी तरफ ही मुंह किया और कहा, मेहमान आ गए, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तरफ देखा और जब उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम तो वो मुस्कुराए। पता नहीं कैसे मेरे अंदर हिम्मत आई या कैसे मेरे अंदर क्या हुआ कि मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया एहतराम में। और जैसे ही मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ मैंने देखा वो बेटा, माँ और उसका बाबू तीनों उठे हैं। उन्होंने कोई बात नहीं की उनसे, बुजुर्गों से। वो तीनों उठे हैं, जल्दी जैसे सामान उठाया और किचन की तरफ चले गए हैं। और वो आहिस्ता से मेरी तरफ आए हैं यूं बढ़ने के लिए जैसे मुझे गले लगा सकें। और मैं उनके एहतराम में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो शायद मेरी हालत को, कैफियत को पहचान चुके थे और मुझे शायद हौसला देना चाहते थे। जब मैं खड़ा हुआ तो आए हैं, मुझे उन्होंने गले लगाया। बहुत ऊंचा कद था उनका। मैं उनसे सीने से लगा हूँ, बाकायदा सीने पे टच हुआ, उनके सीने पे मेरा सर, और उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया है और गले लगा के सर पे थपकी दी है और एक जुमला भी बोला है, अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है, अभी तो शुरुआत है। और उन्होंने भी वही एक जुमला कहा था जो मेरे उस्ताद जी कहते हैं, बस उसी मिशन को ना छोड़ना जिस मिशन पे हो, अल्लाह की मखलूक की मदद करते रहना। अलग किया, जो गले लगाया हुआ था, सर पे हाथ रखा और कहा, मैं उसी तरफ ही जा रहा हूँ जिस तरफ तुम्हारा घर है, आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। और मेरे उस्ताद जी का नाम लिया और कहा, उनको मेरा सलाम कहना। मुझसे कुछ नहीं बोला गया। हाँ, हौसला आ गया उनके आने से। वो चले गए थे वो तीनों। इनकी आंखें नॉर्मल थी, इंसान की तरह नॉर्मल थी। दाढ़ी भी बिल्कुल इंसान की तरह थी, बहुत लंबी नहीं थी, छोटी सी दाढ़ी थी, तकरीबन 1 मुठ के बराबर या 1.5 मुठ के बराबर दाढ़ी होगी, ऐसे गोल सी तराशी हुई खूबसूरत सी दाढ़ी थी। और इंसान की तरह आंखें, कोरा चिट्टा रंग और आंखें, पलकें, हमें ये सारी वाइट सी थी। उन्हें कोई इत्र लगा रखा था बहुत तेज़ किस्म का, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। जब वो कमरे में दाखिल हुए थे उस वक्त भी वो खुशबू फैल गई थी, और जब मैं गले लगा था उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ऐसी थी जैसे दिमाग पे चढ़ रही हो, लेकिन भारी नहीं कर रही थी दिमाग को। उनने जब मुझे कहा, उस्ताद जी को मेरा सलाम कहना, और कुछ इस तरह की 1-2 बातें, और मेरा हाथ पकड़ा ऐसे प्यार से, मोहब्बत में, जैसे किसी बच्चे को साथ लेते हैं, जैसे कोई घबराया हुआ बच्चा, डरा हुआ, हाथ पकड़ा, दरवाजे तक गए और उसके बाद मेरी आंख खुल गई है। अपने उस दरवाजे से जो इसके अंदर में, जो जहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया था, उस दरवाजे से ही बाहर निकले। मेन गेट से अभी हम बाहर नहीं निकले, अभी बरामदा क्रॉस करना था, बरामदे का चिक सी हटानी थी, फिर गेट खोलना था। उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकले हैं, मेरी आंख खुल गई है। जब मेरी आंख खुली है तो मैं परेशान हूं, नहीं ये क्या हुआ है, मैं तो सोया नहीं था, वो तो मुझे दफ्तर से लेके गए हैं। सुबह हो चुकी है, मैं बेड से उठ रहा हूं। अब एक ही हल है, मैं फौरन यकूब साहब को कॉल करूं और पूछूं क्या रात में गया था, कोई मुझे लेने आया था या नहीं। मैंने यकूब साहब से पूछा अगले दिन, उठ गया, अपने ऑफिस के लिए तैयार हुआ और पूछा, यकूब साहब मुझे कोई लेने के लिए आया था? क्योंकि मैं अब उसकी तस्दीक चाह रहा था। उस्ताद जी का अभी तक कोई मुझसे रब्ता नहीं हुआ था। मैंने उनके लिए मैसेज छोड़ दिया था कि ये क्या है। यकूब साहब से मैंने पूछा, क्या कोई मुझे लेने के लिए आया था? उन्होंने कहा हाँ, बंदा आया था। मैं कहा कैसा था? उसने हुलिया बताया, ऐसा था। वो पूरा वही हुलिया था उसी बुजुर्ग का जिन्होंने मुझे, उसके शौहर का,
बुजुर्ग कह रहा हूँ, वो जो शोहर उसका लेके गया था जो मुझे, वही पूरा हुलिया बोया ऐसा था, थोड़ा सा भारा सा था, यूं था वहाँ था। मैंने कहा याकूब साहब आज रात उस घर फिर जाना है। कहते क्या हुआ? मैंने कहा बाहर तक आपने चलना है मेरे साथ। कहते क्यों? मैंने कहा मैंने जाना है। याकूब साहब मान के बड़ी मुश्किलों से। हम दोनों इस बात के गवाह हैं कि हम दोनों वहां पे पहुंचे थे, उस जगह पे पहुंचे थे। वहां पे घर थे, 3 घर बने हुए थे, उस गेट का कोई घर नहीं था। मैं अकेला गवाह नहीं हूं, याकूब साहब गवाह हैं। उस गेट का कोई घर नहीं था, उस नक्शे का कोई घर ही नहीं था। वहां पे एक घर था, लेफ्ट का मैं याद नहीं है, राइट का मैं याद नहीं है, 3। मैंने कहा याकूब साहब हम गलत जगह पे आ गए। कहते हैं मदर साहब इतना भी मैं बच्चा नहीं हूं, चढ़ाई चढ़ के ये घर था, यही घर है। मैं कहा इसका तो नक्शा हो रहा है। कहते ये तो मैं परेशान हूं। मैं कहा हम गलती कर रहे हैं। कहता है नहीं मदर साहब मैं गलती नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा मकान कैसे चेंज हो सकता है? मकान तो नहीं चेंज हो सकता याकूब साहब। कह रहे मदर साहब मुझे नहीं पता, जगह यही है, मकान वो नहीं था। वहां पे तो मॉडर्न बना हुआ एक नया सा मकान था, ओल्ड स्टाइल, वो गेट ये वो कुछ था ही नहीं। खैर हम वापस आ गए और मेरे उस्ताद जी ने मुझे इतना बताया था, तुम्हारी एक और ख्वाहिश पूरी हुई, उस मखलूक की मिलने की जिसको तुम मिलना चाहते थे। तुम्हें उनका खाना कैसा लगा? और तब मुझे अंदाजा हुआ वो ख्वाब नहीं था, वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत ही। मैं हकीकत में उनका खाना खा के आया था। और वो जो मुझे छोड़ के गए थे वो भी हकीकत में थे, और उनमें से कोई भी इंसान नहीं था। वो आखिर में जो बुजुर्ग आए थे वो भी इंसान नहीं थे, वो सब एक रूप में थे। वो मेरी पहली उनसे मुलाकात थी। कहानी बहुत लंबी होगी, अभी बहुत सारी बातें बताने वाली हैं इस कहानी की, नहीं और बहुत सारे वाक़यात हैं। ये मेरी पहली मुलाकात थी उन जिन्नात के साथ जो मैं उनसे मिला था। और वो जो लफ्ज़ बोला गया ना ये धोखा है, वो असल में मुझे लगा था कि मैं सोया हुआ हूँ। मैं सोया हुआ नहीं था, मैं वजीफ़ा बैठा कर रहा था। वो इसलिए मुझे धोखा का लफ्ज़ कहा गया था कि वो वजीफ़े के दौरान ही वो मंजर कशी की गई थी। वो सारी मेरी, मैं अपने विरद में लगा हुआ था। वो मंजर जो मेरे साथ हुआ था, मैं गया था, अरसलान गायब हुआ था सारा, वो मंजर कुशी वजीफ़े के दौरान मुझे कराई गई थी। मैं सोया नहीं था इसलिए बोला गया था वो धोखा है। ऐसे बहुत सारे राज हैं जो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंग्रेचुलेशन अगेन आप सबको 500 एपिसोड मुकम्मल होने पे। तो आप अपनी कहानियाँ सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे +9231355550। इस पे कहानियाँ सेंड कीजिए। एंड पे स्टोरी या आखिरी लफ्ज़ इंग्लिश में स्टोरी या कहानी लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल कर लूँगा। आज की हॉरर स्टोरी से अब मेरी हालत अजीब हो गई है। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।